मम्मी पापा शादी में गए हुए थे। अचानक से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा। मेरी पागल बहन मेरे कमरे में आकर मेरे साथ रजाई में घुस गई और मुझसे कहने लगी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और फिर मेरे साथ ऐसी हरकतें करने लगी कि मैं बेकाबू हो गया। और फिर मैं अपने 14 साल की बहन के साथ, लेकिन उसमें मेरे होश उड़ गए जब पूरे बिस्तर पर खून ही खून बिखर गया। और फिर उसके बाद इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वह अपने मन को अपने बस में नहीं कर सकता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी हम ऐसी गलती कर देते हैं, उसकी भरपाई हमें जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। आज मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी मैं यहाँ वहाँ भागता फिर रहा हूँ, क्योंकि मैंने गुनाह ही ऐसे किए थे कि शायद उसकी माफी मुझे इस जन्म में मिल पाती। मेरा नाम अमित है और मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरी हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं एक काम छोड़ता हूँ तो दूसरा काम पकड़ लेता हूँ और बंजारा बनकर इधर उधर घूमता फिरता रहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे गुनाह किए थे जिसका दर्द मुझे आज तक होता है और मेरी आत्मा मुझे बार बार धिक्कारती रहती है। फिलहाल अभी मैं एक नर्सिंग होम में पियून का नौकरी कर रहा था। मेरा काम आने वाले पेशेंट के बारे में जानकारी रखना होता था, वह कब जाते हैं कब आते हैं वगैरह वगैरह। अभी 3 दिन ही हुए थे मुझे इस काम को शुरू किए हुए। मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से कर रहा था। अचानक से नर्स दौड़ते हुए मेरे पास आई और मुझे बोली कि जल्दी से डिलीवरी रूम में चलो, क्योंकि अभी और कोई स्टाफ नहीं आया है। और अचानक से उस लेडीज को दर्द स्टार्ट हो गया और मैं अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ। उस औरत को बच्चा होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कुछ हो जाए, हमारे अस्पताल की बहुत ही बदनामी हो जाएगी। मैं दौड़ता हुआ नर्स के साथ डिलीवरी रूम में चला गया, लेकिन अभी जैसे ही मैं उस रूम में पहुंचा और मेरी नजर उस औरत पर पड़ी जिसको बच्चा होने वाला था, उसका चेहरा देखते ही मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सांस लेना ही भूल जाऊंगा, क्योंकि आज वह औरत मेरे सामने बेड पर लेटे हुई थी, जिसे कि दोबारा इस जीवन में देखने की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जल्दी से मैंने मास्क पहनकर चेहरे को ढक लिया। मेरी हालत ऐसी थी कि मानो मैंने भूत देख लिया हो। मेरा अतीत वर्तमान भविष्य सब एक हो गया था, जिसे सच्चाई मानकर मैं आज तक जी रही थी, जिसे भूत से आज तक मैं भागते फिर रहा था। आज वह मेरे सामने बैठी हुई थी और मुझे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उस औरत को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मैंने नर्स से उसका नाम पूछा तो उसने जो नाम मुझे बताया सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक पल के लिए मेरे दिल में नफरत इस कदर भर गई थी और मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूं। अपना काम करके उस दिन मैं घर पर आया तो जाने क्यों मैं पसीना पसीना हो रहा था। उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया था और वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश लग रही थी। उसका पति का चेहरा मैं देख नहीं पाया था, लेकिन उसकी जिंदगी खुशियों के रंग से भरा हुआ था और मेरी जिंदगी में अंधकार से डूब चुका था, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। जो मेरा था वह मुझे मिल नहीं पाया था और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अगले दिन मैं जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच गया, क्योंकि आज मैंने सोच लिया था जैसे ही वह औरत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी मैं उसका पीछा करूंगा। लेकिन आज भी लाख कोशिश के बावजूद मैं उसके पति का चेहरा नहीं देख पाया था। जैसे वो अपने पति के साथ गाड़ी से निकली, मैं भी अपना बाइक से उसका पीछा करने लगा और अब हमारे मोहल्ले में पहुंच चुकी थी, जहां मैंने अपना बचपन बिताया था। लेकिन आज जैसे ही मेरी नजर उस घर पर पड़ी जिसके अंदर वह जा रही थी, मेरे सीने का दर्द मेरी आंखों में आंसू बनकर बह निकला। वह घर तो मेरे जिगरी दोस्त अमन का था और उसी घर के सामने मेरा अपना घर था, जहाँ पर मैंने बचपन से जवान हुआ था। आज मैं कई सालों बाद अपने घर जाना चाहता था। अपने मम्मी पापा से मिले हुए मुझे बरसों हो गए थे, क्योंकि जब मैं घर से भागा था तो उसमें मैं 17 साल का था। मैं अपना पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था, जिस कारण मुझे कहीं पर भी ढंग का काम नहीं मिल रहा था और मैं बड़ी मुश्किलों के साथ छोटा मोटा काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था, क्योंकि मेरे पास अच्छा काम करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं था। यह सब कुछ मुझे मिल सकता था क्योंकि मेरे मम्मी पापा कोई गरीब नहीं थे। आज मेरा हाल ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जब मैं जवान था तो
तो मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था और जब मैं 8 साल का था तब एक दिन मेरी माँ अपने साथ एक लड़की को लेकर घर आई। मैंने पूछा, माँ यह लड़की कौन है, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक उसे देखा नहीं था। उसने कहा, तेरी दूर की बुआ की बेटी है। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि मेरी बुआ तो घर पर बहुत बार आ चुकी थी, पर उनकी बेटी को मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने कहा, माँ आज तक बुआ के साथ इनकी बेटी कभी नहीं देखी थी। माँ बोली, हाँ यह बच्ची थोड़ी अलग है, इसलिए तुम्हारी बुआ इसे लेकर ज्यादा बाहर नहीं निकलती है। अब मैंने उस लड़की के साथ उसका नाम पूछा तो उसने अपना मुंह बना लिया और मुझे चिढ़ाने लगा। मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मन कर रहा था कि जोर से एक थप्पड़ मार दूं। फिर मैंने माँ से कहा, माँ कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है? देखो मुझे किस तरह से चिढ़ा रही है, अपना मुंह बना रही है। माँ मुझे डांटते हुए कहने लगी, बेटा इस बच्ची के लिए इस तरह के शब्द अपने मुंह से मत निकालो। यह बच्ची पागल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा मंदबुद्धि है। इसी वजह से तुम्हारी बुआ इसे अनाथ आश्रम भेजना चाहती है, क्योंकि वो अब इसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्ची को सब कुछ सिखाऊंगी। आज से रिया हमारे घर पर रहेगी। यह सुनते ही मानो मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि ये लड़की एकदम से जंगली थी। जब देखो गुस्सा के मारे अपना मुंह बनाए रखती थी। अगर मैं इसे एक शब्द कहता तो वह मेरा मुंह नोचने लगती थी और इतनी जोर से चीखने चिल्लाने लगती थी जैसे मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया हो। अगर मैं इस पर कभी हाथ उठा देता, मेरी माँ आकर मुझे डांटने लगती थी। यह सब देखकर मैं मन मार कर रह जाता था। जाने क्यों रिया से मेरी माँ को ज्यादा लगाव हो गया था। मेरी माँ उसे हर वक्त कुछ न कुछ सिखाते रहती थी, लेकिन इस लड़की ने मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था। मेरा बचपन तो इससे बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था। मम्मी पापा इसे इतना लाड प्यार करते थे, मुझे अब इसमें जलन होने लगी थी। और अब समय यूं ही बीता जा रहा था और अब वह मेरी बहन हो गई थी। वह अब 14 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तो उसकी हरकतें बच्चों की जैसी ही थी। उसके शरीर में खूबसूरती निकलने लगा था और उसने भी जवानी की तरफ अपना कदम रख दिया था। लेकिन मैं इन सब में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका था और अब मैं अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादा बिजी रहता था। एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा 2 दिन के लिए हम लोग शादी में जा रहे हैं। तुम और रिया मिलजुल कर आपस में रहना और तुमको उसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वह अब तुम्हारी बहन है। अभी मम्मी पापा शादी में चले गए, लेकिन मैं रिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा था, क्योंकि लड़की तो बिल्कुल ही पागल थी। मैं अक्सर उसे देखा करती थी। जब मम्मी पापा सो जाते थे, वह जाने घर से बाहर निकलकर कहाँ चली जाती थी। अब वह जवान हो रही थी, इसलिए मुझे उस पर शक भी होने लगा था कि कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। एक रात मैंने उसका पीछा किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वह तो यूं ही सड़क पर भटक रही थी, बिना किसी मकसद के। और फिर उस दिन मैं समझ चुका था, यह सब इसका पागलपन है। मेरी बुआ अब कभी ही हमारे घर पर आती थी। वो विधवा थी, इसलिए उनका खर्च और रिया का पूरा खर्च मेरे मम्मी पापा ही चलाते थे। हर महीने बुआ के अकाउंट में पापा कुछ न कुछ पैसे डाल ही देते थे। बुआ और उनकी बेटी की वजह से मेरा हक कम हो गया था। मैं कहता था कि आप मेरे हिस्से की दौलत उन पर लुटाते हो, आप लोगों को यह सब करने की क्या जरूरत है। पर मेरे मम्मी पापा उल्टा यह बातें मुझे ही सुनाते और डांटने लगते और कहते थे, तुम्हें अपने हिस्सों की दौलत खुद ही कमानी पड़ेगी। अब जब मेरे मम्मी पापा शादी में चले गए तो एक दिन मैंने किसी तरह अपनी बहन का ध्यान रखा। लेकिन अगले दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। रिया कहीं घर के बाहर कदम नहीं रख पा रही थी और घर पर रहने के कारण बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। बार बार अपने कमरे में जाती और न जाने किससे फोन पर बातें करती लगती थी, लेकिन वह मेरे सामने पागल बच्ची बनकर ही रहती थी। और जब मैं उसके सामने रहता तब वह फोन पर बातें नहीं करती थी और मेरे ना रहने पर कमरे में जाकर बहुत ही अच्छी तरीके से किसी से बातें करती रहती थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर बहुत ही घबराई हुई है। रात हो चुकी थी। मैंने खाना खाने के लिए रिया को आवाज दिया, लेकिन वह कुछ ना बोल रही थी। और फिर जब मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो अपने कमरे में नहीं थी। इतनी रात को वह कहाँ जा सकती है, और वह भी इस बारिश के मौसम में। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। फिर मैंने उसे ढूंढना स्टार्ट किया। तब थोड़ी देर बाद वह मुझे घर के पीछे वाले हिस्से में बारिश से भीगती हुई नजर आई। वह बारिश में खड़ी होकर गोल गोल करके घूम रही थी। उसके कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके थे। जब मैंने उसे आवाज दिया और पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों भीग रही हो, चलो घर के अंदर आओ,
नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो मुझसे कुछ ना बोली और वहां पर खड़ी खड़ी घूमने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको देखा, लेकिन फिर मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। मुझे बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी और रह रह कर बादल भी गरज रहे थे। मैं उस पागल लड़की से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन अचानक तभी जोरों से बादल गरजा और मैंने देखा कि वह लड़की दौड़ के मेरे कमरे में आ गई और फिर मुझसे कहने लगी, भैया मुझे बहुत ही डर लग रहा है, लगता है बादल हमारे घर पर ही गिर पड़ेंगे। मुझे उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, तू गीले कपड़े पहनकर कमरे में क्यों आ गई? जाओ कपड़े चेंज करके सो जाओ। उस समय मेरी नीयत खराब नहीं हुई थी। मैं तो उस लड़की को कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसका बदन काफी भरा हुआ था और भीगे कपड़े होने के कारण मेरी नजर बार बार उसके जिस्म पर चली जा रही थी, क्योंकि उसके भीगे हुए कपड़े उसके बदन से बिल्कुल ही चिपके हुए थे। मैं उस समय 17 साल का जवान लड़का था। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। यह कहकर उसने मेरा टॉवेल उठा लिया और अपने पूरे शरीर को आगे पीछे करके पोंछने लगी और वहीं पर एक एक करके कपड़े को उतार कर फेंकने लगी। मैं सब कुछ देख रहा था और अब मेरे अंदर आग लग चुकी थी। और फिर उसने वही टॉवेल पहनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उस छोटे से टॉवेल में उसका पूरा जिस्म ढक भी ना पा रहा था कि अचानक से उसने ऐसी हरकत की जिस कारण मेरी सांसें रुक गई। वो जल्दी से बेड पर चढ़कर मेरे कंबल के नीचे आ गई और फिर मुझे बोलने लगी, भैया मैं आपके साथ सो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और फिर इतना कहकर वो मेरे बगल में आकर लेट गई। मैं सोचने लगा, ये लड़की तो सच में पागल है। अब उसने मुझे कसकर पकड़ लिया था और मेरी बदन से चिपकती हुई बोली, भैया मुझे अपने से अलग मत करना, क्योंकि आज रात लग रहा है डर के मारे मेरी जान ही निकल जाएगी। उसकी इस हरकत से मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। मैं उसे छुड़ाने का कोशिश करने लगा, लेकिन वह थी कि मेरे से अलग ही ना हो रही थी। और अब ऐसी हालात में किसी मर्द का अपने ऊपर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब वह बार बार कभी उठकर बैठ जाती तो कभी मुझसे चिपक कर लेट जाती थी। उसके इस हरकत के कारण मैं बार बार करवटें बदलने की कोशिश कर रहा था और इसी समय धर पकड़ में उसका टॉवल भी पूरी तरीके से खुल चुका था, लेकिन उसने तो उसकी भी परवाह नहीं की। मुझे लगा आखिर वह चाहती क्या है, लेकिन अब मुझे उसकी हरकतों से यह समझ में आ गया था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आखिर वह भी तो जवान हो रही थी। उसकी इन हरकतों के कारण अब मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और मैं सोचने समझने की हालत में नहीं था। अब मैंने उसे अपने आगोश में ले लिया और उसे प्यार करने लगा और वह भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह अचानक चीखने लगी और कहने लगी, तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन उस समय मैं पूरे जोश में आ गया था और अब मुझे उसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे अंदर का जानवर जाग उठा था। मैंने उसे छोड़ा नहीं और उसके साथ अपनी हवस पूरी कर ली, क्योंकि उसने जिस तरह से हरकतें मेरे साथ की थी मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आया था। लेकिन अब वह बिल्कुल शांत हो गई थी और बेहोश होकर बेड पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर से खून निकल रहा था जो कि पूरे बेड पर फैला हुआ था। मैं काफी डर गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैं इतना घबरा गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर उसी वक्त मैंने अपने दोस्त अमन को फोन किया, जो कि मेरे घर के सामने ही रहता था। वह तुरंत आकर दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो वह अंदर आ गया और अंदर आकर जब कमरे का नजारा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझसे कहा, यार तूने अपनी बहन के साथ कौन सा कांड कर दिया? देख उसके जिस्म से कितना खून बह रहा है। और सच में उसकी हालत देखकर मेरा चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। वो उसके करीब चला गया और फिर कहने लगा, भगवान इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही है, लगता है मर चुकी है। उसके मुंह से यह बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा कहीं मुझे लकवा ना मार दिया हो। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। यह मुझे क्या हो गया? मैंने तो एक लड़की का कत्ल कर दिया और वो भी उसकी इज्जत लूट कर। मैं संभल पाता या कुछ सोच पाता। अमन ने मुझसे कहा, यहाँ से तुम भाग जाओ और अब दोबारा वापस कभी मत आना, क्योंकि अगर पुलिस पहुंच गई तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कत्ल के साथ साथ तूने एक लड़की की इज्जत भी लूटी है। मैं डर के मारे तुरंत घर से निकल गया और यहाँ से वहां भागता रहा। एक बार भी मैंने पीछे मुड़कर दोबारा अपने घर की ओर नहीं देखा था। उस रात पहले मैं अपनी बुआ के घर पहुंचा और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मेरी बुआ अपनी छाती पीटने लगी और मुझे कहने लगी, बेटा तेरा यह हाल मेरी वजह से ही हुआ है। उस पागल लड़की को तो तुम लोगों को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन भाभी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई और अब तुम मुसीबत में आ गए हो।
मेरी बुआ ने झट से मुझे कुछ पैसे दिए और कहने लगी, तू यहाँ से भाग जा और दूसरे जगह पर अपना नाम बदल कर नौकरी पकड़ ले। अगर घर वापस आएगा बुरी तरीके से फंस जाएगा। मेरी पागल बेटी तो मर गई, पर पुलिस वाले तेरा जीना हराम कर देंगे। मौसी से पैसे लेकर मैं वहां से भाग गया और अब सालों बाद जब अस्पताल में मेरी नजर उस औरत पर पड़ी जिसकी शक्ल रिया से मिलती थी, जिसे मैं आखिरी बार 14 साल की उम्र में देखा था, वो उस समय अगर मैं मर गई होती तो वह औरत तो जो कि रिया की शक्ल की थी। मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता था, इसलिए मैं अपने घर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद जब मेरे मम्मी पापा घर पर आए तो काफी खुश नजर आ रहे थे। मम्मी पापा से कह रही थी, रिया और अमन का बेटा कितना खूबसूरत है। काश आज अमित भी हम लोगों के साथ होता। ना जाने वह घर से कहाँ भाग गया और क्यों भाग गया। हमें तो यह सब कहने का मौका भी नहीं मिला। हम लोग उसे कितने मोहब्बत करते हैं और हमारे ये सारी जायदाद भी तो उसी के लिए है। आज जब वह नहीं है तो मजबूरन हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी रिया के नाम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा वारिस आखिर घर छोड़कर क्यों चला गया। मेरी माँ आंसू बहा रही थी और अब मैं ये सोचने लगा, मेरे साथ तो कुछ और ही कहानी हुई है। मतलब कि रिया अभी जिंदा है। मैं तुरंत वहां से निकलकर मम्मी पापा के सामने आ गया। मेरी माँ मुझे देखते ही दौड़कर मुझे गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मेरा बेटा तू कहाँ चला गया था? तो इतने दिनों तक घर से भागकर कहाँ पर रह रहा था? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? माँ की बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने इतने सालों पुलिस के डर से बिताया था। हर वक्त यही लगता था कि पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन रिया का कत्ल तो हुआ ही नहीं था। मैंने मम्मी पापा को सारी बातें बता दी, किस तरह रिया ने मुझे उस रात उस्काया था और फिर अचानक मरने का नाटक करने लगी थी। मैंने अपने दोस्त अमन की मदद के लिए बुलाया था, तो उसने भी मुझे यही कहा था कि रिया मर चुकी है, तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो पुलिस तुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। मेरे मम्मी पापा के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा था। मैंने उनसे यह भी कह दिया कि मैं यहाँ से जाने के बाद पहले बुआ से मिला था। उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम अपना नाम बदल कर कहीं पर भी नौकरी कर लेना, परंतु अब इस घर में वापस नहीं आना। मेरे मम्मी पापा को तो ऐसा लग रहा था कि अपने कानों पर यह सब बातों का यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके सीने पर विश्वासघात का छुरा घोंप दिया है। मेरे मम्मी पापा अब पूरे गुस्से में आ गए थे। फिर वो कहने लगे, हमने उन लोगों पर इतना एहसान किया, फिर भी वो लोग हम लोगों को जायदाद हड़पने की फिराक में थे, इसलिए बार बार मुझे अपनी वसीयत बनाने के लिए कहते थे। लेकिन बस मैं इसी उम्मीद में था, एक दिन मेरा बेटा अमित वापस आ जाएगा, इसलिए अब तक वसीयत नहीं बनाई थी। मेरे पापा ने मेरी बुआ अमन और रिया तीनों को घर पर बुला लिया। वह लोग आए और जैसे ही मैं उनके सामने आकर खड़ा हुआ तो रिया की आंखें फटी की फटी रह गई और अमन के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। मेरे पापा ने कहा, तुम लोगों ने जो विश्वासघात हम लोगों के साथ किया, बताओ आखिर तुम लोगों ने ये सब क्यों किया? मेरी इकलौती औलाद को तुम लोगों ने मुझसे अलग कर दिया। वह लोग आए, मेरे पापा मम्मी के पांव पकड़ के माफी मांगने लगे और कहा, दौलत के लालच में आकर उन्होंने ऐसा किया था। रिया ने जानबूझकर ही मुझे उस्काया था और फिर अमन की मदद से उन लोगों ने मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया था। रिया पागल नहीं थी, बल्कि अमन उसका प्यार प्यार था। यह तीनों ही साथ मिले हुए थे, इसलिए रिया उस रात इतनी परेशान और घबराई हुई नजर आ रही थी। मेरे मम्मी पापा ने उन लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया था और उन्हें घर से निकल जाने को कहा था। अब तक मेरे पापा उन लोगों को मदद करते आए थे, पर अब उनके ऊपर से हाथ खींच लिया था। पर मैंने अपनी जिंदगी में इतने सालों को खो दिया था, मैं पढ़ लिख भी नहीं पाया था। मेरे पापा ने मुझे अपने बिजनेस के कामों में लगा दिया और साथ ही मुझे पढ़ने को भी कहा। मैंने कहा, आप लोग रिया को इस घर पर नहीं लाते तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। होने को कोई टाल नहीं सकता। कम से कम अब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे और मुझे अब पुलिस से डर डर कर नहीं जीना पड़ रहा था। और अब एक ना एक दिन मेरी जिंदगी अवश्य संवर जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कॉमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।